हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चैप्टर फर्स्ट हमने कवर अप किया, जो कि काफ़ी अच्छे से किया। चैप्टर 2 जो हमारा है वो है हमारा इंडियन प्लानिंग से रिलेटेड 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स की। जो हमारे इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे, क्या गोल्स हुए, क्या अचीवमेंट्स हुए। देखो, आप लोगों ने देखा कि हमारी कंट्री क्या थी, पूरी तरह इकोनॉमी स्टेगनेंट हो चुकी थी, बैकवर्ड हो चुकी थी, ग्रोथ नहीं थी। ग्रोथ को एक्सीलरेट करने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी? प्लानिंग की, कुछ स्ट्रैटेजी बनाने की, कुछ एम्स रखने की, फिर उन एम्स को अचीव करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स लेके आने की। और वही सब हमने जो है किया इंडियन प्लानिंग के अंदर। हमने 5 ईयर्स प्लान बनाए, हमने हर 5 साल बाद कुछ प्लान बनाए, उनको रिव्यू किया, उनमें कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना हमारा टारगेट रहा। हमको एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते थे। नाम से ही दिख रहा है 5 ईयर्स के अंदर, क्योंकि प्लान कैसे थे? 5 ईयर प्लान, कि हमें एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, 5 साल के बाद हमें वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना था। तो ये था हमारे इंडियन 5 ईयर प्लान्स। बात आती है कि इंडियन प्लानिंग या इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। देखो, प्लानिंग जो है वो बहुत तरह की होती है। प्लानिंग वुड बी दी पॉलिटिकल प्लानिंग, सोशल प्लानिंग, लेकिन हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करेंगे क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? देखो, एक अच्छी ग्रोथ के लिए, एक अच्छे स्टेट के लिए, एक अच्छे कंट्री के लिए, एक अच्छे कंट्री के गोल्स को अचीव करने के लिए अगर हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं या कोई प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, वही हमारे लिए क्या हो जाती है? इकोनॉमिक प्लानिंग हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे तरीके से आप इसकी डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। लाइक इट इज एन वे टू अचीव आइडियल स्टेट। ठीक है, ये आइडियल स्टेट को अचीव करने के लिए या वेलफेयर स्टेट को अचीव करने के लिए ये क्या होता है? वे है, ये एक रास्ता है। या आप क्या कर सकते हो कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है जिसके अंदर हम गोल्स और अचीव को सेट करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ वे इन विच गोल्स एंड टारगेट्स आर सेट, जिसमें गोल्स और टारगेट्स आर सेट किए जाते हैं। plans and strategies are made to achieve those objectives in a fixed time period। ये हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ऐसे ऐसे आप बहुत सारी डेफिनेशन अपनी मर्जी से बता सकते हैं। बस आपको मेन चीज़ है समझ आनी चाहिए कि प्लानिंग क्या होता है। कुछ गोल्स को रखना कि हमें 5 साल के बाद एग्रीकल्चर में इतना प्रोडक्शन चाहिए, भाई वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए पॉलिसी लाना, उसके लिए प्रोग्राम्स लेके आना, वही हमारी क्या होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। तो जो आपकी बुक में है वो क्या है? सिस्टम इन विच अ सेंट्रल अथॉरिटी। कि प्लानिंग कौन करती है? ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल अथॉरिटी करेगी। तो सिस्टम इन विच सेंट्रल अथॉरिटी, जो जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी क्या करती है? सेट्स अ सेट ऑफ टारगेट, जिसमें वो एक टारगेट सेट करती है या बहुत सारे टारगेट सेट करती है। स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव टारगेट विद स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उन टारगेट को अचीव करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। प्लस वो जो टारगेट सेट किए जाते हैं, वो पूरा प्रोसेस किसके अंदर आता है? हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। बात आती है हमें इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों जरूरत पड़ी। तो क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक को एक्सीलरेट करने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ी। जीडीपी को बढ़ाने के लिए, आउटपुट को बढ़ाने के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ी। नेशनल इनकम को इंक्रीज करने के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ी। फिर बात आती है कि प्लानिंग आखिर में करेगा कौन? सेंट्रल अथॉरिटी। तो बता दिया हमने। अब आज जैसे नरेंद्र मोदी है, तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी पूरी प्लानिंग करेंगे, नो। उसके लिए एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री बिठाई जाती है। जैसे पहले जो था वो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, तब इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद एक प्लानिंग कमीशन बिठाया गया। उस प्लानिंग कमीशन को 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन बिठाया गया था और चेयरमैनशिप किसकी थी? प्रोफेसर मेलानोबिस। ठीक है, मेलानोबिस की उसमें चेयरमैनशिप थी। आज इस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया गया और नाम है इसका नीति आयोग। और अब इसकी चेयरमैनशिप हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, इसका नाम चेंज किया 2015 जनवरी में। ठीक है, ये याद रखना। आज वो क्या कहलाएगा? आज वो है नीति आयोग, ना कि प्लानिंग कमीशन। तो ये थी हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, कैसे शुरुआत हुई, कौन सी अथॉरिटी करती है, और फिर अब उसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो प्लानिंग जो है हमारी वो बेसिकली 2 तरह की होगी। मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग 2 तरह की होगी।
वन इज डायरेक्टिव प्लानिंग एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। जो हमारी डायरेक्टिव प्लानिंग होती है, डायरेक्टिव प्लानिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट रोल नहीं होता, गवर्नमेंट क्या करती है, इनडायरेक्टली रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट का काम होता है कि कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसका काम सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना होता है। किसके थ्रू, डिमांड सप्लाई, क्योंकि इक्विलिब्रियम किसके थ्रू होगा, डिमांड और सप्लाई के थ्रू। गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, नो डायरेक्ट स्टेट पार्टिसिपेशन। गवर्नमेंट थोड़ा बहुत जो पार्टिसिपेट करती है या जो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करती है ताकि हमारी कंट्री के अंदर सोशल वेलफेयर बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए, ठीक है। और ये कंडीशन ज़्यादातर कैपिटलिस्ट कंट्रीज में होती है, जहाँ पर मतलब कि डायरेक्टिव प्लानिंग ज़्यादातर कैपिटलिस्ट कंट्रीज में की जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के अंदर हमारी गवर्नमेंट का पूरा रोल प्ले होता है। डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है रोल प्ले करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर एक नेशन की। और इसके अंदर हमने जैसे कि बताया, गवर्नमेंट का एम जो है वो होता है सोशल वेलफेयर करना, प्लस प्रॉफिट को भी गवर्नमेंट ध्यान देती है कि जीडीपी की ग्रोथ भी हो प्लस सोशल वेलफेयर भी हो, ये गवर्नमेंट ध्यान देती है। और ये सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में की जाती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग या तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में होगी या मिक्स्ड। अभी मैंने ये तीन इकोनॉमीज के नाम लिए, तो बात आती है कि ये तीन इकोनॉमीज क्या होती है। तो बात आती है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमीज हमारी बेसिकली तीन तरह की होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमारी कैपिटलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है वेयर ऑल द डिसीजन या ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर या बाय द इंडिविजुअल और बाय द फ्री फ्लो ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। कि जहाँ पर सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेगा, डिमांड सप्लाई के थ्रू अपने आप चलते रहेंगे, ठीक है। या फिर क्या होगा, कोई प्राइवेट सेक्टर लेगा उन डिसीजंस को। गवर्नमेंट हैज नो रोल और अब माइन्यूट इनडायरेक्ट रोल होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉ वगैरह को मेंटेन करने के लिए बनाए। जो गवर्नमेंट का इसमें रोल प्ले होता है वो सिर्फ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, बाकी और कहीं पे गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले नहीं होता। सारे डिसीजंस कौन लेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही लिए जाते हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पे कंट्रोल कौन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर। फिर इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। देखो, मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आपको नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा वहाँ पे जाना और आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैंने खुद हाथ से नोट्स वो लिखे हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं बाय मी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ डिटेल में लिखा नहीं है, मेरा मोटिव है आपको समझाना। पढ़ तो आप नोट्स से भी सकते हो, की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर नोट्स अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको समझ आ गया। अब बात आती है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान। देखो, प्राइवेट सेक्टर है वो हमेशा अपना फ़ायदा सोचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो हमेशा किसकी तरफ ध्यान देगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ। तो कंट्री के अंदर क्या होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, प्लस जीडीपी ग्रोथ बहुत हाई होती है। लेकिन वहीं अगर इसकी डीमेरिट्स की बात करें तो सोशल वेलफेयर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, सोशल जस्टिस नहीं रहता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एम होता है रिच क्लास को टारगेट करना, पुअर क्लास को वो टारगेट नहीं करते, पुअर क्लास के लिए प्रोडक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर सारे के सारे रिसोर्सेज पर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी का या फिर गवर्नमेंट का होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जितने भी डिसीजंस हैं हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, जैसे कि जो हमने 11th में पढ़े थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हूम टू प्रोड्यूस, सारे के सारे मेजर डिसीजंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं होता। तो गवर्नमेंट का मेन एम जो है वो क्या होगा, सोशल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं, यहाँ पर सोशल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा होता है, सोशल जस्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम नुकसान की बात करें तो नुकसान भी यहाँ क्या होंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंट्री में नहीं हो पाता और जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ भी नहीं होती है।
थर्ड अगर हम बात करें मिक्स इकोनॉमी, तो मिक्स इकोनॉमी हमारी वो इकोनॉमी होती है जहाँ दोनों होते हैं, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर प्लस सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट दोनों ही आपस में मिल के डिसीजन लेते हैं, दोनों पर ही क्या है कंट्रोल, दोनों का ही कंट्रोल होता है रिसोर्सेज के ऊपर, पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ये होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसके फायदे नुकसान की बात करें तो इसके फायदे क्या हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा विद सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस भी डिस्टर्ब नहीं होगा और हर चीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, जीडीपी ग्रोथ भी होगी। लेकिन अगर हम इसके नेगेटिव्स की बात करें कि क्या क्या नुकसान है मिक्स्ड इकोनॉमी होने की वजह से, देखो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसकी वजह से क्या हो रहा है, करप्शन बहुत ज़्यादा होता है और करप्शन होने की वजह से हमारी कंट्री की स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो सकती और मिक्स्ड इकोनॉमी में करप्शन सबसे बड़ा रीजन है और जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज जो मिक्स्ड इकोनॉमी के पार्ट हुआ करते थे या सोशलिस्ट के पार्ट हुआ करते थे वो भी धीरे धीरे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन आजकल आप देख लो प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन ज़्यादा है, एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं हो पाती हर चीज़ की। तो यही हमारा रीज़न है कि यही कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी से भी मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये हमारी थी 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। अब अगर हम बात करें तो हमारे जो गोल्स हैं, हमने इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों की, एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए, तो वो टारगेट हमारा लॉन्ग टर्म भी हो सकता है एंड इट कुड बी दी शॉर्ट टर्म। तो जो लॉन्ग टर्म टारगेट होते हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स और जो हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट होते हैं वो हमारे कहलाते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। तो वो अब हम करते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे और हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं। तो ये हमारे कुछ है लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स और कुछ है हमारे शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स। तो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो थ्रू आउट ऑल दी प्लानिंग सेम रहते हैं, मतलब ये हमने अचीव करने ही करने हैं, चाहे हमारे हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं। जैसे हमारा मान लो एम हो जाए कि हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सोचा कि हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने सोचा हम इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, थर्ड पे हमने कुछ और सोचा, 4-5 ईयर प्लान पे कुछ और सोचा। लेकिन जो मेन एम्स होते हैं हमारे, जो मेन एम्स जो हर एक 5 ईयर प्लान में सेम रहते हैं, जो हमें अचीव करने ही होते हैं, वो होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स या लॉन्ग टर्म प्लान्स। ठीक है, तो वो हमारे कुछ होते हैं जैसे कि जीडीपी ग्रोथ, चाहे हम एग्रीकल्चर को ग्रोथ की सोचें, इंडस्ट्री के ग्रोथ की सोचें, इंपोर्ट्स को कम करने की सोचें, लेकिन मेन एम हमारा क्या रहेगा कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ हो। जीडीपी ग्रोथ हमारी किस चीज़ को शो करती है कि हमारी कंट्री के अंदर आउटपुट बढ़े। आउटपुट मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा हो। अगर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के अंदर ज़्यादा है तो सीधी सी बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री के अंदर होने ही वाली है और ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है। उसके बाद हमारा आता है डिपेंड्स ऑन रिसोर्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कंट्री, कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि एक कंट्री में कितने रिसोर्स हैं, प्लस कंट्री में प्रोडक्टिविटी कैसी है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कैसी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी कैसी है। तो हमारा इसके अंदर और एम क्या होते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को बढ़ाना है, प्लस हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रोडक्टिविटी एक कंट्री की इंक्रीज करनी है। आपको डिटेल में अगेन नोट्स में मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एम होता है वो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट का, कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स पीपल who are willing to do work at existing wage rate are doing the work, कि जिन लोगों को, जो लोग काम करना चाहते हैं उन लोगों को काम मिल रहा है, वो सिचुएशन होती है फुल एम्प्लॉयमेंट की। और हमारी प्लानिंग का हमेशा ही एम होता है कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर सकें, कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल सके, कोई भी अनएम्प्लॉयड ना हो, ये हमारा गोल जो है हमेशा होता है। थर्ड हमारा होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या सोशल जस्टिस, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। कि हमारा मेन टारगेट होता है कि रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो कम से कम हो सके, जो रिसोर्सेज है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इक्विटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट, जिनको ज़्यादा चाहिए उनको ज़्यादा रिसोर्स मिल सके, जिनके पास ऑलरेडी है उनको कम रिसोर्स मिले, मतलब जिनके पास ऑलरेडी है उनको एक्स्ट्रा और कम ही देने चाहिए। तो वो होता है इक्विटी, कि हमारा एम होता है कि हम इनइक्वालिटीज़ को कम से कम कर सकें। तो ये क्या बोलता है कि ग्रोथ बेनिफिट मस्ट बी शेयर्ड इक्वली, कि ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो हमेशा इक्वली शेयर होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान। और ये जो है हमारी प्लानिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है। मेन ये नहीं, ये चारों ही हमारी प्लानिंग के सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। आप ये बात चारों ही प्लानिंग में लिख सकते हैं। उसके बाद आती है मॉडर्नाइजेशन। हम कोई भी
किसी भी 5 ईयर प्लान में देखिए मॉडर्नाइजेशन तो हम चाहते ही हैं हमेशा। आज भी ये जो चारों ऑब्जेक्टिव हैं ये आज भी हमारे अचीव नहीं हुए। आज भी अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो ये चारों ऑब्जेक्टिव आज भी हमारे लिए गोल्स हैं सिर्फ, क्योंकि अभी तक हमने ये अचीव पूरी तरह से नहीं किए हैं। मॉडर्नाइजेशन, हम चाहते हैं कि हमारा मॉडर्नाइजेशन हो, हमारे अच्छी मशीनरीज। और मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ फिजिकल इनपुट्स का ही नहीं, मॉडर्नाइजेशन है सोशल आउटलुक का भी, कि आप लोगों की थिंकिंग चेंज हो सके, सोशल आउटलुक चेंज हो सके। मेन विमेन के अंदर जो भेदभाव है, पार्शियलिटी है, वो कम से कम हो सके। तो वो हमारा ये चारों एम है जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, जो हम आज भी चाहते हैं कि हमारे अचीव हो। फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ। कौन सी कंट्री नहीं चाहती जीडीपी ग्रोथ? जीडीपी ग्रोथ हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, या इक्विटेबल, इक्विटी, आप कुछ भी बोल सकते हो। थर्ड हम क्या चाहेंगे? मॉडर्नाइजेशन हो। फोर्थ हम क्या चाहते हैं कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट हो। अगर आप चाहें तो एक और पॉइंट अचीव कर सकते हैं कि हम ऐड कर सकते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंसी भी हमारा हमेशा एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहा है, कि हम अपनी कंट्री में सेल्फ सफिशिएंट हो सके। ये हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, तब भी था, आज भी है, कभी भी देख लो, ये हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, क्योंकि ये हर प्लान के अंदर ये चीज़ जरूरी होती है। ठीक है, तो अगर आपका 5 मार्क्स में आ जाए तो यू कैन ऐड द सेल्फ सफिशिएंसी एज वेल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स। कि हमारे शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं जो हर प्लान के साथ चेंज हो जाते हैं। मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा एम कुछ और था, सेकेंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव कुछ और था, थर्ड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव कुछ और था। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे हर प्लान के साथ चेंज हो जाएं वो हमारे होते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स। सो वेरी फ्रॉम द गोल्स टू गोल, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स के पे डिपेंड करते हैं। ये हमेशा हमारे वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान होना चाहिए यहाँ पे, कि हमारे जो प्लान्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये वेरी करते हैं। कि फर्स्ट अगर प्लान है तो उसका कुछ और ऑब्जेक्टिव होगा, और सेकंड है तो उसका कुछ और होगा। तो वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान। नेक्स्ट हमारा होता है कि ये डिपेंड करता है कि हम क्या ऑब्जेक्टिव रखेंगे, कि हमारी इकोनॉमी को किस चीज़ की जरूरत है, आज हमारी इकोनॉमी को क्या चाहिए, हम उसके बेस पे ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। अगर आज हमें चाहिए कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ही एम रखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा अभी हमें FDI की ज़्यादा जरूरत है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो हम एम रखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का। तो ये क्या है, प्लान टू प्लान वेरी करते हैं। जैसे कि आपको इसमें बहुत टेबल दी हुई है, भाई मत करना, ठीक है, नहीं पूछेगा, UPSC का नहीं दे रहे आपसे पूछा जाए फर्स्ट का क्या ऑब्जेक्टिव था, सेकंड का। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी 2-3 याद करके रख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर बूस्ट लेके आना, सेकंड का ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर बूस्ट लेके आना। और आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो जो कि बुक में नहीं है, कि हमने जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान आज तक बने हैं उनमें से हमने 4 5 ईयर प्लान्स ऐसे थे जिनमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स से ज़्यादा हमने जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उससे ज़्यादा हमने अचीव किया है, उससे ज़्यादा हमने ग्रोथ अचीव किया है। हर 5 ईयर प्लान में हम कुछ ग्रोथ ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि हमें इतनी ग्रोथ लेनी है, हमें इतनी ग्रोथ अचीव करनी है। तो फर्स्ट 6th 7th और 8th 5 ईयर प्लान वो प्लान थे जब हमारा टारगेट से ज़्यादा हमने अचीव किया था। ये आप पॉइंट्स लिखना बहुत अच्छा लगेगा। फिर बात आती है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991, कि जो हमने इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई 1991 तक उसके क्या फीचर्स थे। ठीक है, कि हमने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई उनके हमारे क्या फीचर्स थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या चाहते थे हम। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं कि उस टाइम हमारा देश नया आज़ाद हुआ था 1948 के बाद। तो गवर्नमेंट जो है ना रिस्क नहीं लेना चाहती थी, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो प्राइवेट के हाथों में सब कुछ सौंप दे, ताकि क्योंकि सोशल वेलफेयर पहले ही नहीं था, लोगों के पास काम धाम वैसे ही नहीं था, गरीब बेचारे इतने ज़्यादा गरीब थे, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कुछ जाए। इसलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि वो सारा कुछ खुद कंट्रोल कर सके। तो इसीलिए उस टाइम पे गवर्नमेंट ने हर चीज़ के ऊपर लाइसेंसिंग रखना, कोई भी प्राइवेट सेक्टर आना चाहता है लाइसेंस रखना, कुछ इंडस्ट्रीज फिक्स करना कि इन पे तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर यहाँ काम नहीं कर सकता है इन इंडस्ट्रीज में। ऐसे बहुत सारी काम किए। गवर्नमेंट का एम था कि हमें अपने कंट्री को बाहर की देश के सामान से बचाना है, ताकि हमारे खुद की कंट्री के अंदर जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो सके। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट का एम हो गया था डेवलप करना। गवर्नमेंट चाहती थी कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ना करना पड़े, हम खुद डिपेंडेंट हो सके। तो एक हमारा हो जाता है कि इंपोर्ट को सब्सिट्यूट करना चाहती थी गवर्नमेंट, चाहती थी कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट ना करके हम अपने कंट्री में ही बनाएं।
गवर्नमेंट चाहती थी लोग सेविंग करें, लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये हमारे कुछ एम्स थे जो हमारी पॉलिसीज बनाई गई, तो ये उसके फीचर्स हैं। जैसे कि फर्स्ट था हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है वो पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करे, क्योंकि उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं देना चाहती थी, नहीं तो सोशल वेलफेयर का लॉस होता। 17 इंडस्ट्रीज जो थी वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, जबकि 12 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता था। ठीक है, ये डेटा आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर की रेगुलेट डेवलपमेंट की। अगर प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री खोलनी है तो पहले उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बना दिया जिससे कि प्राइवेट सेक्टर पे कंट्रोल किया जा सके। और किस एक्ट के अंदर बताया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948 के अंदर गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाया। फिर बात करते हैं हम थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट चाहती थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्री थी कोई घर में भी खोल सकता था। लोग जो है हमारे कंट्री के स्किल्ड बहुत थे, ठीक है, पहले के लोग बहुत स्किल्ड थे, तो वो छोटा मोटा काम खुद से कर सकते थे, छोटे से घर में खोल सकते थे, प्लस एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली थी लोगों के। तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। गवर्नमेंट चाहती थी लार्ज स्केल इंडस्ट्री अभी ज़्यादा ना बने, इसलिए गवर्नमेंट ने उनके ऊपर रेगुलेशन भी रख रखी थी, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, पैसा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर लगा सकता है, मोटा पैसा। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ने रेगुलेट कैसे किया, MRTP के थ्रू, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को क्या किया, रेगुलेट किया। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ द हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, जो कि इंडस्ट्री जरूरी थी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के लिए, मतलब कि वॉर की सिचुएशन में अगर हमें कुछ ज़रूरत पड़ जाए, उस इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ज़रूरी थी, न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह, ये ऐसी इंडस्ट्रीज, आर्म्स एम्यूनिशंस की इंडस्ट्रीज जो थी उसकी डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया, क्योंकि हम ऑलरेडी गुलाम रह चुके थे। अब हम नहीं चाहते थे कि कोई और कंट्री हमारे ऊपर आके कंट्रोल करे, कोई वॉर वगैरह, तो इसलिए हमने काफ़ी अच्छे से फोकस रहे हम स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज के ऊपर अच्छी हमने डेवलपमेंट की। उसके बाद हम बात करते हैं फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का एम था कि वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। लोगों को कहा गया कि आप सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा करो, प्राइवेट सेक्टर को कहा गया, मतलब कि नॉर्मल पीपल्स को, कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। और वो गवर्नमेंट ने सेविंग्स में लोगों की हेल्प की, सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करवा दी। प्रोडक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको फॉरेन कंपटीशन से बचाया जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने अलग अलग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज को अपनाया। गवर्नमेंट ने कोटा वगैरह फिक्स किया कि हमारे कंट्री में इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं हो सकता बाहर के सामान का, मतलब बहुत सारी ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाई गवर्नमेंट ने, जिससे कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी डेवलप हो सके, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बच सके। नेक्स्ट हमारा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, मतलब कि जो सामान हम बाहर के देशों से मंगवा रहे हैं वो सामान हमारे खुद के देशों में बनाया जा सके, जिससे कि हमें ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े इंपोर्ट्स के ऊपर। ये होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये गवर्नमेंट का मेन एम था। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फॉरेन कैपिटल, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि अगर FDI होती तो वो पहले ही हमारा देश कमज़ोर था। अगर FDI होती तो बाहर के कंट्रीज़ का हमारे ऊपर कंट्रोल बढ़ जाता, और वो हम उस टाइम पे नहीं चाहते थे, कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के थ्रू FDIs को बहुत हद तक कंट्रोल किया। फिर है सेंट्रलाइज प्लानिंग, जो पूरी की पूरी प्लानिंग हुई 5 ईयर प्लान के अंदर वो सेंट्रलाइज थी, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ। ऐसा नहीं कहा गया कि भाई ग्राम पंचायत वालों सब आ जाओ, सब मिलके प्लानिंग, नो, सेंट्रलाइज प्लानिंग कमीशन के थ्रू ही होती थी, स्टेट तक को पार्टिसिपेट नहीं करनी थी, क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम पे चाहती थी कि हम लोग अभी अच्छे से पहले अपने आप को स्टेबल कर लें, क्योंकि हम पहले ही ऑलरेडी अंग्रेजों से मुश्किल से छूट के आए थे, ठीक है। और अगर हम यूं ही छोड़ देते सब कुछ तो फिर से कोई और कंट्री हमारे ऊपर राज कर सकता था, हमें एक्सप्लॉइट कर सकता था। तो ये था हमारा आज तक का। इसके बाद हम देखेंगे क्या हमें मिला प्लानिंग के बाद, क्या अभी भी रहता है मिलना, अचीवमेंट्स क्या है, कहाँ कहाँ फेल हुए, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में